Hello, happy rainy morning. It's really raining and it's like we are in a September zone or August zone and it's beautiful. Yet I'm afraid what will it do to our nature? But I guess we don't have to think about it because one thing, we never think about nature. Secondly, nature is quite fit, right? So I'm hoping this rain will be the best for us. Mm, let's start our lecture. So डू यू रिमेम्बर हमने कौन सी थियरी देखी थी या एटलीस्ट कौन सी थियरी की शुरुआत की थी लास्ट लेक्चर में कल के? Comparative. करेक्ट, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियरी, राइट? सो लेट जस्ट टेल मी, किसने ये थियरी दी थी? हु वाज दैट? David. David Ricardo. वेरी गुड, डेविड रिकार्डो. एंड सो उन्होंने ऐसा कुछ बताया था हमें कि जैसे ही एक कंट्री के पास अगर एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है, इसका मतलब एक कंट्री सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाने में इतनी माहिर है क्योंकि उनके पास नेचुरल एंडाउमेंट है या फिर और कुछ है इसकी वजह से, तो वो कंट्री को ट्रेड करना ही करना चाहिए. और दो कंट्री में ट्रेड रेशो ये 1:1 से ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी नो प्रॉफिट. हमने इजिप्ट और इंडिया का एग्जाम्पल देखा था. और फिर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज देखने के लिए हमने पोर्तुगाल और ब्रिटेन का एग्जाम्पल देखा था, जिसमें हम वाइन और क्लॉथ को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए मैन्युफैक्चर कर रहे थे, राइट? हमने ये देखा था कि कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज टू मैन्युफैक्चर वाइन is way more to Portugal as compared to Britain. So Portugal should concentrate on manufacturing wine rather than cloth and export it or trade it with England or Britain, and Britain should focus on cotton for better profits in international trade, right? So let's move on and let's see uh, comparative differences in cost. Okay, let me tell you, there are too many vehicles around me. It must be that it's a morning and people are going for their works. Do you know what is like going for works? We have forgotten that, right? Let's start. Comparative differences in cost. ओके, मी काय करते, मी तुमच्यापैकी एकाला वाचायला सांगते आणि मग आपण त्याच्यावरती डिस्कस करूया. ओके, लेट्स सी. मानसी, could you please read it aloud? मानसी बांगडे, तुला ऐकायला येतोय माझा आवाज? प्लीज रीड इट आउट. Yes. व्हेरी गुड. पहिला पॅरेग्राफ वाच बरं. Thus, ओके, मे बी देर इज thus इन. there is no इट्स ओके मानसी, इट्स ओके. जर समजा आवाज कट होऊन येतोय आम्हाला, याचा अर्थ तुझ्याकडे थोडासा नेटवर्क इश्यू आहे. आपण पुढच्याही तुझ्याकडनं वाचून घेऊया. ओके, सो बी रेडी. मी असं कुणालाही वाचायला सांगणार आहे. gain ओके, from international trade if there are करेक्ट. equal differences in production cost between the two countries. व्हेरी गुड. कुड यू प्लीज म्यूट युअर सेल्फ, म्हणजे मागचे आवाज मला ऐकू येणार नाहीत जास्त. सो अपन ऐसा म्हणू शकतो की मगाशी अपन लाइक लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इक्वल बैलेंसेस या फिर इक्वल डिफरेंसेस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर दो कंट्रीज के प्रोडक्ट में इक्वल डिफरेंसेस इन कॉस्ट है तो उनमें ट्रेड नहीं होगा. लेकिन अब हम कंपैरेटिव कॉस्ट के पास जा रहे हैं. If there are comparative differences in production cost between two countries, international trade will inevitably take place between them. So अगर दो countries के बीच में comparative differences है, जैसे हमने ब्रिटेन और पोर्तुगाल के बीच में देखे थे, तो डेफिनेटली ऐसे दो कंट्री में ट्रेड होने ही वाला है. The reason is that these comparative differences in production cost will benefit both the countries. So जैसे कि दोनों भी कंट्री को ये जो डिफरेंस होगा प्रोडक्शन कॉस्ट में वो बेनिफिट करेगा, और उससे वो कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बढ़ेगा, इंटरनेशनल ट्रेड से ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर आ जाता है. That's why we can similarly use the same example.
India can produce 1 unit with the 1 unit of labor, either 2 units of jute or 1 unit of cotton. Egypt can produce 1 unit of labor with 1 unit of labor, either 2 units of jute or 2 units of cotton. सो आता नंबर बदललेच. एक्झाम्पल मध्ये असलेल्या कंट्रीज जरी सेम असल्या, इवन दो कंट्रीज आर सेम, वी हैव डिफरेंट नंबर. सो सिंपली सेइंग, इंडिया में 1 यूनिट का लेबर यूज करके हम आइदर 2 यूनिट जूट के बना सकते हैं या फिर 1 यूनिट कॉटन का बना सकते हैं. इजिप्ट ने 1 यूनिट लेबर का ही इस्तेमाल करके हम 2 यूनिट जूट के बना सकते हैं और 2 यूनिट कॉटन के बना सकते हैं. तो इन दिस एग्जाम्पल देर आर कंपैरेटिव डिफरेंसेस इन प्रोडक्शन कॉस्ट बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट. सो दोनों के प्रोडक्शन में कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंसेस है. एक में आइदर वे हम 2 यूनिट ऑफ जूट बना रहे या फिर 1 यूनिट ऑफ कॉटन बना रहे 1 यूनिट ऑफ लेबर में. लेकिन इजिप्ट में 2 यूनिट ऑफ जूट या 2 यूनिट ऑफ कॉटन 1 यूनिट ऑफ लेबर में. तो हम क्या बोल सकते हैं कि आपको कि ये जो एग्जाम्पल दिया है इससे कुछ इन्फरेंस निकालना पॉसिबल है. मतलब आप कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं कि कौन से कंट्री में कौन सा कंपैरेटिव एडवांटेज है. मला सांगा, इजिप्तमध्ये कंपॅरेटिव्ह ऍडव्हान्टेज कुठच्या कमोडिटीसाठी तुम्हाला दिसतोय? जूटसाठी की कॉटनसाठी? आणि सेम फॉर इंडिया. नाही लक्षात येते? ओके, लेट मी एक्सप्लेन. बघा काय लिहिलंय. Hence the trade between the two countries will be beneficial to both, कारण त्यांच्याकडे cost differences आहे, comparative cost differences. If there is no trade between them, the exchange ratio between jute and cotton in the two countries will be followed. म्हणजे दोन कंट्रीतला कॉटन आणि जूट मधला एका युनिट ऑफ लेबर मध्ये बनवलं जाणारं कॉटन किंवा जूट यांच्यातला जर रेशो बघितला तर आपल्याला लक्षात येतं इंडियाचं कॉटन टू जूट टू कॉटन रेशो काय 1:1. बघा बरं, 2:1 म्हणजे 1:1 की नाही. सिम्पली सेइंग, आता तुम्हाला इथे 2 युनिट्स ऑफ जूट आहे किंवा 1 युनिट ऑफ कॉटन आहे, म्हणजेच 2:1 असा रेशो क्रिएट होतोय रे. आणि ह्यालाच जर मी आणखीन डिवाइड केलं तर मला असं कळतं 2:1 याचा अर्थ 1:1. बरोबर, कारण 1 आणि 2 हे एकमेकांचे हाफ आणि फुल असे एकमेकांचं रिलेशन असतं. बरोबर आहे की नाही. आणि सेम इथे 2:2 आहे, म्हणजे तो कसा रेशो असणार आहे सांगा बरं. 2:2 याचा अर्थ कसा रेशो? 1:1. व्हेरी गुड, 1:1. बरोबर. याचाच अर्थ माझ्याकडे इजिप्तसाठी रेशो ऑफ कमोडिटीज जूट आणि कॉटन इन 2 कंट्रीज मध्ये इजिप्तसाठी रेशो आहे 1:1 आणि इंडियासाठी रेशो आहे 1:1. येतंय लक्षात हे रेशो कसे आलेत ते? आता आपण बघूया ह्या रेशो आपल्याला कळल्यावर त्यांनी काय केलंय ते. बघा, इजिप्त 1 युनिट ऑफ जूट टू 1 युनिट ऑफ कॉटन, 1 युनिट ऑफ, आणि इंडियामध्ये 1 युनिट ऑफ जूट टू हाफ युनिट ऑफ कॉटन. Now, if India produces jute and Egypt cotton, international trade will take place between them, and it will benefit both of them. So, जो काही गेन असेल, जर इंडियाने जूट प्रोड्यूस केलं आणि इजिप्तने कॉटन प्रोड्यूस केलं तर इंटरनॅशनल ट्रेड मध्ये दोघांनाही फायदा येईल. दोनों को भी फायदा होगा. बाय एक्सपोर्टिंग 1 युनिट ऑफ जूट, इंडिया कॅन ऑब्टेन फ्रॉम इजिप्त ऑन द बेसिस ऑफ इजिप्त एक्सचेंज रेशो 1 युनिट ऑफ कॉटन. सो जर समजा नॉर्मल इजिप्तमध्ये जो रेशो चालू आहे त्याप्रमाणे बघितलं तर 1 युनिट ऑफ जूट जेव्हा इंडिया एक्सपोर्ट करेल, 1 युनिट ऑफ जूट जब इंडिया इजिप्त को एक्सपोर्ट कर लेगा तो उसके अगेंस्ट 1 युनिट ऑफ कॉटन इंडिया को मिलने वाला है अगेंस्ट उन्होंने जो जूट भेजा. Whereas हमारे यहाँ जो 1 युनिट ऑफ जूट बनता था उसके अगेंस्ट हाफ ही यूनिट का कॉटन बनता है. तो मतलब हमें हाफ यूनिट का फायदा होने वाला है अगर हमने इजिप्त के साथ मतलब इजिप्त के साथ ट्रेड किया तो. Likewise, by exporting 1 युनिट of cotton, Egypt can obtain 2 युनिट्स of jute from India. क्योंकि अगर ये 1 युनिट हमें बेचते हैं तो हमारा रेट क्या है, हाफ यूनिट कॉटन में 1 युनिट जूट मिलता है. तो अगर इजिप्त हमें 1 युनिट कॉटन बेचता है तो इसका मतलब अगर हमने हाफ में और हाफ मिलाया तो एक में भी हमें
2 टाइम्स करना पड़ेगा, दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 2। तो 1 यूनिट ऑफ कॉटन जब हम इजिप्ट से रिसीव करेंगे तो हमें भी इनको 2 यूनिट्स ऑफ जूट देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है लॉजिक? तो क्या होगा, इजिप्ट में ऑलरेडी क्या हो रहा है, 1 यूनिट ऑफ कॉटन बनता है तभी 1 यूनिट का जूट भी बन सकता है। लेकिन अब जब ये कॉटन हमें बेचेंगे तो हम उनको 1 यूनिट के कॉटन के अगेंस्ट 2 यूनिट ऑफ जूट देने वाले हैं। तो इजिप्ट का भी फायदा होने वाला है और इंडिया का भी फायदा होने वाला है। Okay, the reason is that if there was no trade between them, India could produce only half units of cotton as against 1 unit of jute. तो अगर उनमें कुछ कौन सा भी टाइप का ट्रेड नहीं होता तो इंडिया ने हाफ यूनिट का कॉटन बनाया होता या फिर 1 यूनिट ऑफ जूट बनाया होता। Likewise, Egypt can only produce 1 unit of jute against 1 unit of cotton. But due to international trade, क्योंकि international trade हो सकता है, Egypt can now obtain 2 units of jute from India in exchange for 1 unit of cotton. It should, however, be remembered that the cost of production of jute in Egypt is the same in India. तो हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की क्योंकि हमने बोला था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सभी जगह पर सेम होगा, हमारा अजम्पशन ही ऐसा है, तो दोनों भी कंट्री में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम ही होगा। लेकिन जस्ट दैट हमारे पास इंडिया में कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है जूट को बनाने के लिए और इजिप्ट में कॉटन को बनाने के लिए कंपैरेटिव एडवांटेज है। इसकी वजह से ये जो एडवांटेज क्रिएट होता है वो एडवांटेज से हम अगर ट्रेड करें तो दोनों भी कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड से फायदा होता है। ओके, thus permanent international trade between the two countries is possible only if there is comparative differences in production costs between two countries. This is known as theory of comparative costs. तुमच्या लक्षात येत आहे? आपण 3 टाइपचे कॉस्ट डिफरन्सेस बघितले काल, एक व्हिडिओ पण 2 व्हिडिओ पण पाहिले आपण, बरोबर? त्यातला पहिला कोणता होता कॉस्ट डिफरन्स, तुम्ही मला सांगू शकता? Absolute difference cost. करेक्ट, ऍब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरन्स. दुसरा होता कोणता? Equal. इक्वल कॉस्ट डिफरन्स, एकदम करेक्ट. आणि तिसरा कोणता होता? Comparative. कंपॅरेटिव्ह कॉस्ट डिफरन्सेस. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. सो आता आपल्याला हे कळलंय की कशा प्रकारचे कॉस्ट डिफरन्सेस आहेत, बरोबर आहे ना? मग आपण असं म्हणू शकतो की कंपॅरेटिव्ह कॉस्ट ऍडव्हान्टेज थिअरी काय सांगते की जेव्हा दोन्ही देशांमध्ये ओके कुठल्या ना कुठल्या कमोडिटीजमध्ये ज्या 2 कमोडिटीज आपण चूज केल्या आहेत त्या बनवण्यासाठी कंपॅरेटिव्ह कॉस्ट ऍडव्हान्टेज बनतो, तेव्हा तो कंपॅरेटिव्ह कॉस्ट ऍडव्हान्टेज यूज करून प्रोड्यूस केलेली आणि एक्सपोर्ट केलेली कमोडिटी इंटरनॅशनल ट्रेडमध्ये दोन्ही कंट्रीजसाठी बेनिफिशियल किंवा फायदेशीर ठरते. इन हिंदी, जब भी 2 कंट्रीज में 2 कमोडिटी के साथ ट्रेड बनता है और ये दोनों कंट्रीज के पास कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है, इसका मतलब है एक किसी कंट्री में कमोडिटी कम कॉस्ट में बन रही है और उसका ही एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो ये टाइप का ट्रेड दोनों कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल ठहरेगा. इंटरनेशनल ट्रेड विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर दीज कंट्रीज. ऐसे टाइप की थियरी है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियरी. Okay, let's move on. Ricardo used England and Portugal as examples. The two goods they produced being wire and it's not wire. Okay, wire and cloth. I think they have become very afraid of using wine. I don't know why, but they are using wire now. So wire and cloth. The cost comparisons are made in the table given below. सो असा विचार करा की मगाशी जिथे आपण वाईनचं एक्झाम्पल बघत होतो त्याच्याऐवजी वायरचं आहे. लेबर कॉस्टचा विचार केला तर पोर्तुगालमध्ये 1 युनिट ऑफ वायर बनवण्यासाठी, मी हे मराठीत पण एक्सप्लेन करते, हिंदीमध्ये पण एक्सप्लेन करणार आहे, ओके, कारण थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड आहे. सो रिकार्डोने 2 कंट्रीज वापरल्या, दॅट इज इंग्लंड आणि पोर्तुगाल. त्याने काय म्हटलं की या 2 कंट्रीजमध्ये 2 कमोडिटीज आहेत, वायर आणि क्लॉथ. सो पोर्तुगालमध्ये 1 युनिट ऑफ वायर बनवण्यासाठी 80 लेबर अवर लागतात, 80 लेबर अवर, 80 लेबर अवर्स लागतात एक वायर बनवण्यासाठी, 1 युनिट वायर. वेअर ॲज 1 युनिट क्लॉथ बनवण्यासाठी 90 लेबर अवर्स लागतात. ओके, इंग्लंडमध्ये 1 युनिट ऑफ वायर बनवण्यासाठी 120 लेबर अवर लागतात आणि 1 युनिट क्लॉथ बनवण्यासाठी 100 लेबर अवर लागतात. तुमच्या टेबल लक्षात आलं मी काय सांगते ते?
डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन? प्लीज से इट सो दैट मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपको अगेन. ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. Yes. तो एक्चुअली क्या है कि अगर हम सिर्फ वायर के बारे में सोचे तो हमें ये टेबल में क्या दिख रहा है, जो भी 80, 90, 120, 100 ये जो नंबर्स है वो लेबर आवर्स है. कितने लेबर आवर में इतना यूनिट बन गया. ओके, तो मतलब हम क्या देख रहे हैं, अगर हम वायर के बारे में देख रहे हैं मतलब सेकंड कॉलम, तो पोर्तुगाल में 80 लेबर आवर्स का खर्चा करके हमें 1 यूनिट ऑफ वायर मिला. इंग्लैंड में वही 120 लेबर आवर्स का खर्चा करके 1 यूनिट ऑफ वायर मिला. तीसरे कॉलम में देखो, वेयर एज क्लॉथ के बारे में अगर हम देखें तो क्लॉथ के बारे में पोर्तुगाल को 90 लेबर आवर खर्चा करना पड़ रहा है फॉर 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ, वेयर एज इंग्लैंड को 100 लेबर आवर खर्चा करना पड़ रहा है 1 यूनिट का क्लॉथ बनाने के लिए. ओके, so through this table we can say that Portugal has absolute advantage in the production of wire. So wire बनाने के लिए पोर्तुगाल को सबसे ज्यादा एडवांटेज है क्योंकि इसको कम लेबर आवर्स लग रहे हैं. राइट, 80 लेबर आवर में 1 यूनिट ऑफ वायर बन रहा है, लेकिन क्लॉथ बनाने के लिए 90 लेबर आवर लग रहे हैं. पता चल रहा है? Because it takes 80 hours of labor to produce 1 unit of wire, whereas it takes 120 hours in England. तो मतलब इंग्लैंड से कंपेयर करें तो इंग्लैंड में 120 लेबर आवर्स लग रहे हैं, whereas पोर्तुगाल में सिर्फ 80 लग रहे हैं एक वायर बनाने के लिए. मतलब डेफिनेटली वी हैव एडवांटेज. लेकिन पोर्तुगाल हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ ऑल्सो, इन द सेंस, मुझे पता है शायद मेरा आवाज ब्रेक हो रहा आहे. 1-2 मिनिटात तो नीट होईल. मे बी कधी कधी खूपदा इंटरनेटचं जे फ्लक्च्युएशन होतं की नाही रेंजमध्ये, त्याचा हा प्रॉब्लेम असतो. सो लेट्स वेट फॉर 2 मिनिट्स. तरी जर माझा आवाज ऐकू येत नसेल तर मी रिजॉईन करेन. ओके, या पॅचमध्ये मी जे सांगते ते मी रिपीट तुम्हाला सांगणार आहे, त्यामुळे डोंट वरी, तुम्ही काही मिस आउट करणार नाही. ओके, सो अपन हे पाहिलं कि 1 यूनिट ऑफ वायर बनाने के लिए पोर्तुगाल को 80 लेबर आवर ही खर्चा हो रहा है, लेकिन इंग्लैंड को 120 लेबर आवर खर्चा करना पड़ रहा है. ओके, तो डेफिनेटली पोर्तुगाल में वायर बनाने के लिए एब्सोल्यूट एडवांटेज है. लेकिन अगर हम क्लॉथ के बारे में भी देखें तो क्लॉथ बनाने के लिए पोर्तुगाल में 90 लेबर आवर्स खर्चा हो रहा है, लेकिन इंग्लैंड में 100 मतलब 100 लेबर आवर्स खर्चा करना पड़ रहा है. समझ में आ रहा है? तो डेफिनेटली अगेन पोर्तुगाल हैज एडवांटेज इन मेकिंग क्लॉथ ऑल्सो. तो हमें ये तय करना है कि एक्चुअली पोर्तुगाल को क्या बनाना चाहिए, वायर बनाना चाहिए या क्लॉथ बनाना चाहिए. ओके, सो लेट्स सी. So Portugal has absolute advantage in production of cloth also, because it takes 90 hours of labor there to produce 1 unit of cloth, whereas it takes 100 hours of labor in England to produce the same amount. So Portugal has comparative advantage in wire. और ये हमने कैसे तय किया? हमने दोनों के रेशो लिए. So it is like 80 divided by 120 and 90 divided by 100. ओके, तो हमने अगर ये दो रेशो कंपेयर किए, सो दैट इज 8:12 एंड 9:10. सो उसमें हमें ऐसा पता चलता है कि 8:12 इज द ग्रेटर रेशो. तो मतलब ये रेशो के साथ पोर्तुगाल को जाना चाहिए और उसको वायर में कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और वायर का प्रोडक्शन करके उसका ही एक्सपोर्ट करना चाहिए, ना कि क्लॉथ का. ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है या मुझे फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा? क्योंकि ये क्रूशल है, थोड़ा समझ में आने के लिए डिफरेंट है, नॉट डिफरेंट, डिफिकल्ट है. कुड यू प्लीज लेट मी नो कि अगर आपको ये समझ में आ रहा है. जिनको भी ये समझ में आ रहा है प्लीज रेज योर हैंड. मेरे पास 34 पीपल है, तो रेज योर हैंड अगर आपको ये समझ में आ रहा है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ओपन योर माइक्स एंड आस्क मी द क्वेश्चन. रेज योर हैंड इफ यू गॉट दिस एग्जाम्पल. I'm going to wait for your hands. Okay, so that's a good thing की आप खूप कमी लोकांचे हात दिसतात, तर मी परत एक्सप्लेन करू शकते का तुम्ही इतर कुठल्या डिव्हाइसेसवर आहात, इतर कुठलं काम करताय आणि म्हणून तुमच्या लक्षातच आलं नाहीये मी काय बोलतेय ते. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू अगेन.
कारण मला हात दिसत नाहीत, सो दॅट माइट बी थिंक की तुमच्या लक्षात आलं नसेल. असा विचार करा की एक युनिट वायर बनवण्यासाठी लेबर आवर्स वगैरे सोडून देऊया, आपण म्हणूया 80 रुपये खर्च झाला पोर्तुगाल को 80 रुपये लग रहा है और इंग्लैंड को 120 रुपीज लग रहा है. ओके, एक यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाने के लिए पोर्तुगाल को 90 रुपये 90 रुपीज लग रहा है और इंग्लैंड को 100 रुपीज लग रहा है. ओके, अब हमें ये देखना है कि पोर्तुगाल को एक्चुअली वायर प्रोड्यूस करना चाहिए या फिर क्लॉथ प्रोड्यूस करना चाहिए और ब्रिटेन को मतलब इंग्लैंड को बेचना चाहिए. क्योंकि अगर आप देखें तो इंग्लैंड के कंपैरिजन में कम ही पैसे लग रहे हैं. पहले वायर के लिए सिर्फ 80 रुपए लग रहे हैं, वेराज इंग्लैंड में 120 लग रहे हैं, और क्लॉथ में भी 90 रुपए लग रहे हैं, वेराज इंग्लैंड में 100 रुपीज लग रहे हैं. तो क्या बनाना चाहिए पोर्तुगाल को? तो इसके लिए हमने क्या किया, ये दोनों कंट्रीज में एक ही यूनिट बनाने के लिए जो रेशो है ना वो लिया. सो 80 to 120 का रेशो अगर हम लेते हैं तो 80 to 120 का रेशो होता है 8:12, राइट. 8:12 मतलब 2:3 भी होता है, राइट. और यहाँ पर हमने क्या लिया, 9:10 दिख रहा है यहाँ पर, राइट. तो उसका भी रेशो लिया क्लॉथ बनाने का, और वो रेशो है 9:10. समझ में आ रहा है? तो अगर अभी हमें देखना है तो क्या करना पड़ेगा, ये दो रेशो कंपेयर करना पड़ेगा, राइट. तो हम कंपेयर कैसे करते हैं रेशो, आपको याद है अपने 6 स्टैंडर्ड में देखा था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से. ये लो मैंने पहले लिया 8:12 मतलब 8/12 और 9:, और इसका कंपैरिजन हमें करना है 9/10 से. ओके, सो मैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है ये देखने के लिए क्या करती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करती हूँ. मतलब 10 को 8 से मल्टीप्लाई करना है और 12 को 9 से, राइट. और ऐसा करके हम करते अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, राइट. लेकिन देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, Portugal has comparative advantage in production of wire because the cost of production of wire as compared to cost of England is less than cost of production of cloth. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो भी कॉस्ट हमें आएंगे वो पैसों में होगा, मतलब कितना पैसा खर्चा हो रहा है. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे छोटा वाला खर्चा उठाना चाहिए. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 10 मल्टीप्लाइड बाय 8 होगा 80, 10 है 80, बरोबर. और 12 मल्टीप्लाइड बाय 9 होगा 108. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर हम देखें तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि 108 इतना खर्चा बड़ा है एज कंपेयर टू 80 फॉर पोर्तुगाल. ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि पोर्तुगाल में जो खर्चा कम आने वाला है, पोर्तुगाल शुड मैन्युफैक्चर दैट, एंड दैट्स व्हाई पोर्तुगाल हैज बेटर एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग वायर एज कंपेयर टू प्रोड्यूसिंग क्लॉथ. तुमच्या लक्षात येत आहे मी जे काय म्हणते ते, हो किंवा नाही मला बाळांनो उत्तर द्या, त्याशिवाय मला कसं कळणार. येस मॅम. तुमच्या लक्षात आलं, व्हेरी गुड. Yes. सो असं करून आपण चेक करू शकतो की कशा प्रकारे कंपॅरेटिव्ह ऍडव्हान्टेज आहे. ऑन द अदर हँड, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंग्लंड टू स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ इन विच इट हॅज लीस्ट कंपॅरेटिव्ह डिसएडव्हान्टेज. पोर्तुगालसाठी तर आपण ते रेशो काढून ठरवलं, पण मग इंग्लंडसाठी कसं ठरवणार, इंग्लैंड के लिए कैसा तय करेंगे हम. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कंट्री का हमें कंपैरेटिव एडवांटेज समझ में आ रहा है, लेकिन दूसरे कंट्री का तो ज्यादा से ज्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज सर्च करो या फिर कम से कम कंपैरेटिव डिसएडवांटेज देखो. मतलब कम से कम लॉस कौन से प्रोडक्ट से कंट्री को होगा. तो सिंपली सेइंग इंग्लैंड को वायर बनाकर ज्यादा लॉस होगा लेकिन क्लॉथ बनाकर कम लॉस होगा. दैट इज लीस्ट कंपैरेटिव डिसएडवांटेज. कम से कम लॉस क्लॉथ बनाने में होगा, राइट. दिस इज द just a minute. This is the production of cloth in which it has least comparative disadvantage. This is because the cost of production of cloth in England is less, that is 100 by 9 hours, as compared to wire, that is 120 by 80 hours. सेम रेशो आपण उलटे केले, आणि आता ते रेशो उलटे करण्यासाठी आपण काय केलं माहितीये का, जस्ट अ मिनिट. ओके,
सो सेम मग आता इंग्लंडसाठी जर तुम्ही बघितलं तर खालचे रेशो आधी घ्यायला लागतील. सो आपला रेशो असा होणार आहे 100 लेबर अवर्स किंवा कॉस्ट किंवा रुपीज जे काही आपण कन्सिडर करतोय ते 100 रुपीज डिवायडेड बाय पोर्तुगालचे 90 रुपीज आणि इकडे बघितलं तर 120 रुपीज जे आपले वायरसाठी आपण म्हणतोय 120 रुपीज फॉर वायर डिवायडेड बाय 80 रुपीज. राईट, हे लक्षात येत आहे. म्हणजे थोडक्यात कॉटनसाठी आपला रेशो इंग्लंडसाठी झाला 100 डिवायडेड बाय 90 आणि वायरसाठी झाला 120 डिवायडेड बाय 80. सिम्पली छोटा करून टाकूया. ओके, सो आता पुन्हा एकदा आपण जर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर 9 मल्टिप्लाइड बाय 12 दॅट इज 108 अगेन आणि 10 मल्टीप्लाइड बाय 8 दैट इज 80. इसका मतलब है अभी के लिए हम अगर देखें तो ये कॉटन का जो रेशो है 100:90 इसमें कम ज्यादा खर्चा आ रहा है, कॉस्ट ऑफ डिसएडवांटेज कम है. तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि इंग्लैंड को कम कॉस्ट के साथ जाना चाहिए, इंग्लैंड को कॉटन प्रोड्यूस करना चाहिए, क्लॉथ प्रोड्यूस करना चाहिए ॲज कम्पेअर टू वायर. तुमच्या लक्षात येत आहे. इतर वेळी जनरली आपण मोठं वालं चूज करतो, पण इथे आपण कॉस्टशी डील करतोय, खर्चाशी डील करतोय. अँड दॅट्स वाय वी हॅव टू यूज विच एव्हर इज लेस. ओके, thus trade is beneficial for both countries regardless of the fact that one of the two countries might have absolute disadvantage in both the lines of production. सो इंग्लंड सारख्या कंट्रीला दोन्ही प्रोडक्ट किंवा दोन्ही कमोडिटीज बनवण्यासाठी डिसएडव्हान्टेज असला तरी त्यातला कमीत कमी डिसएडव्हान्टेज, कमीत कमी तोटा कशा प्रकारे होतोय हे कॅप्चर करून आपण असं म्हणू शकतो कि या दोन्ही कंट्री में, ये दोनों कंट्री में ट्रेड होगा, एडवांटेजियस होगा अगर पोर्तुगाल वायर बनाता है और इंग्लैंड क्लॉथ या फिर कॉटन जो भी है वो बनाता है. तो ओके, समझ में आ रहा है. तो ये था हमारा थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज. नाउ वी आर मूविंग टू द क्रिटिसिज्म. एवरी थियरी हैज क्रिटिसिज्म्स क्योंकि इकोनॉमिक्स इज द साइकिल ऑफ थियरीज. एक थियरी बनती है, फिर उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके जो स्टडी करने वाले होते हैं, ये थियरी ये पढ़ते हैं और थियरी पढ़ने के बाद उनको जो समझ में आता है उसके हिसाब से अपना खुद का नया स्टडी निकालते हैं. सो वो क्या कर देते हैं कि उसके लिए एडवांस थियरी देते हैं, एडवांस थियरी प्रपाउंड करते हैं और पहले थियरी की क्रिटिसिज्म्स पे बेस वो थियरी बनती है, नई वाली थियरी. तो डेफिनेटली क्लासिकल थियरी दैट इज कंपैरेटिव कॉस्ट थियरी तो बहुत ही पुरानी थियरी है इंटरनेशनल ट्रेड की. उसके बाद मॉडर्न थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आती है और बहुत सारे थियरीज आते हैं. तो हमें ये थियरी के क्रिटिसिज्म्स मतलब थोड़े जो फॉल्ट्स है वो देखने पड़ेंगे. वी आर नॉट द पीपल हु शुड टेल द फॉल्ट्स क्योंकि हम बहुत ही छोटे लोग हैं अगर हम कंपेयर करें, बट स्टिल वी कैन सी. ओके, द थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट इज बेस्ड ऑन लेबर थियरी ऑफ वैल्यू विच हैज बीन डिस्कार्डेड लॉन्ग बैक. तो ये एक्चुअली हम लेबर थियरी ऑफ वैल्यू मतलब लेबर कॉस्ट देखते हैं हम, राइट. तो ये टाइप का जो लेबर कॉस्ट या फिर लेबर थियरी ऑफ वैल्यू जो थियरी है वो थियरी को डिस्कार्ड किया गया है, मतलब वो थियरी इतनी इस्तेमाल में नहीं आती, उसको कब का हम पीछे छोड़ा है. दिस शॉर्टकमिंग ऑफ द थियरी इज ओवरकम बाय प्रोफेसर हाबरलर who has translated the labor theory of value in terms of opportunity cost and has shown that even if labor theory of value is given up, the law of comparative cost can be proved. So ये जो हबरलर जी है, इन्होंने क्या किया, उन्होंने ये थियरी को ही मॉडिफाई किया. ओके, और बताया कि लेबर थियरी ऑफ वैल्यू शायद हम उसको इतना मान ना दे, इतना सम्मान ना दे, लेकिन फिर भी ये जो हम देख रहे हैं थियरी, इसको अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टर्म्स में कन्वर्ट करें तो दैट विल बी यूजफुल. आपको मैंने आपकी अटेंडेंस शीट की लिंक भेजी है, प्लीज पुट डाउन योर अटेंडेंस और कंटिन्यू विद दिस लेक्चर. Another criticism for comparative cost theory is that it is based on the assumption constant cost of production. जैसा हमने बोला कि कौन सी भी कमोडिटी है तो इजिप्ट और इंडिया में, पोर्तुगाल और ब्रिटेन में वो कमोडिटी बनाने की कॉस्ट सेम ही रहेगी. एंड दैट इज नॉट वेरी मतलब दिस इज नॉट वेरी सीरियस criticisms of comparative cost of theory, as modern economists have explained it. When the cost of production is increasing, changing cost of production determines the comparative cost ratio
but it does not disprove this principle behind. सो हे सिरियस क्रिटिसिझम नाही आहे, कारण इव्हन मॉडर्न थिअरीमध्ये पण याच्यासाठी एक्सप्लेनेशन दिलं गेलं आहे. ओके, लेट्स मूव ऑन. The comparative cost theory is based on the assumptions of no transport cost, but transport costs play a very important role in international trade as they are to be incurred. So international trade means we are doing trade between two countries, दो देशों में trade चल रहा है, right? तो transportation cost होनी ही होनी है. तो एक assumption लेना कि कोई भी transportation cost नहीं है, ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है. In the movement of goods from one country to another, the theory of comparative cost holds good even if transport costs are added to the cost of production. तो हमने ये भी देखा था कि इवन दो हमने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट ये ऐड भी कर लिए, तो भी ये थियरी हमें अच्छे रिजल्ट्स देगी. After the addition of transport cost to production cost, if still there are comparative cost differences, countries do take part in international trade. तो अगर ये हमने cost add भी कर दिए, तो भी फिर भी कंट्रीज को कंपैरेटिव एडवांटेज हो रहा है, तो इंटरनेशनल ट्रेड होने ही वाला है. ओके, रिकार्डो डिड नॉट एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड और द रेट ऑफ एक्सचेंज. सो एक्चुअली एक क्रिटिसिज्म ऐसा है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये जो हम शायद नेक्स्ट लेक्चर से या फिर उसके बाद थोड़ा देखने वाले हैं टर्म क्या होती है, तो उसके बारे में, या फिर रेट ऑफ एक्सचेंज मतलब फॉरेन एक्सचेंज करने के लिए, एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्ट करने के लिए जो रेट होता है वो, इसके बारे में रिकार्डो कुछ नहीं बोल रहे. तो इट वाज J.S. मिल, अनदर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, हु एक्सप्लेन द फैक्टर्स डिटरमाइन द टर्म्स ऑफ ट्रेड. तो इसको भी डिफेंड किया गया J.S. मिल ने कि इन द वर्ड्स ऑफ Enke and Celera, Ricardo's was not a complete theory of international trade. It did not attempt to explain what determines the amount of wine that is traded for some quantity of cloth, but simply made an assumption to help explain comparative cost. Ricardo was also unconcerned about the broader equilibrium which take place when two national economies adjust to one another through foreign trade. सो अशा प्रकारचं क्रिटिसिझम करणाऱ्या लोकांनी म्हटलंय की त्यांनी सिम्पली हे अझम्पशन घेतलंय, त्यामुळे कंपॅरेटिव्ह कॉस्ट बद्दल आपण विचार करू शकतो, पण कंपॅरेटिव्ह कॉस्ट मधून होणाऱ्या ट्रेडवर विचार करता येईल असं नाही. ओके, द रिकार्डियन थिअरी of comparative cost and its latter translated version in terms of opportunity cost were mainly concerned with the gains from international trade and various issues of the trade policy. They failed to explain the cause of the reasons of comparative cost differences. Rather, assuming the existence of comparative cost differences, the classical economists tried to explain the gains from international trade. So, simply saying, कंपॅरेटिव्ह कॉस्ट डिफरन्सेस का क्रिएट होत आहेत हे एक्सप्लेन करण्यासाठी ही थिअरी थोडी कमी पडते, असं लोकांचं म्हणणं आहे, किंवा असं त्या स्टडी करणाऱ्या लोकांचं म्हणणं आहे. डेफिनेटली त्याची वर्जन्स निर्माण झाली, बहुत वर्जन्स क्रिएट हुए हैं ये थियरी के भी, लेकिन फिर भी हम कंपैरेटिव कॉस्ट का एग्जिस्टेंस के बारे में बोल रहे, लेकिन ऐसे एग्जिस्टेंस से हमें क्या गेन होगा और ये एग्जिस्टेंस कैसे हो रहा है, इसके बारे में हमारे पास कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है. ओके, I know we are at the end of comparative cost advantage theory, a huge and very important theory, इवन पेपर के पर्सपेक्टिव से और स्टडी के पर्सपेक्टिव से. ओके, और हम नेक्स्ट लेक्चर से मॉडर्न थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पे जंप करने वाले हैं, जिसको हेक्सर-रोहलिन थियरी, HO थियरी भी बोला जाता है. So this is also one of the interesting theory we have, and I hope तुम्हें अच्छा लगेगा आप सबको, क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शन तो कोई है ही नहीं अच्छा लगने से या ना लगने से. लेकिन डेफिनेटली हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसके बारे में थोड़ा और बात कर सकते हैं, नॉट टुडे, मे बी इन अनदर लेक्चर. आज मुझे एक्चुअली आपसे कुछ और बात करनी है. Did you heard a news about Capitol Hill yesterday? हम इंटरनॅशनल ट्रेड के बारे में बात कर रहे, राईट? तो काल तुम्ही बातम्यांमध्ये कॅपिटॉल हिल नावाच्या एका जागेबद्दल काही ऐकलत का? मला वाटतं नाही.
So you must have listened to that because that is kind of very crucial news for yesterday. Capitol Hill ही संसदेची जागा है अमेरिकेच्या. अमेरिका का पार्लियामेंट है कैपिटल हिल. और कल यहाँ पर वहां पर तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में. मॅम ऐकलंय मी. हाँ यस. तो दोनों एक्चुअली सो बताओ निशिकांत क्या हुआ था. त्यांना परत म्हणजे त्यांचा मुद्दा असा आहे की त्यांना काय फेअर हे पाहिजे निवडणूक परत, की त्यांना वाटतंय ते योग्य नाही झालंय ते. आणि ते म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प यांची पार्टी आणि आता जे निवडून आलेत राष्ट्राध्यक्ष त्यांच्या पार्टीमध्ये खूप म्हणजे ताणाताणी झाली आणि वादविवाद झाले. म्हणजे ती माणसं अक्षरशः हाणामारीवर उतरली होती. राइट. तो आणि पूरे त्यामुळे पोलिसाला एका पूर्व सैनिकाला मारावं लागलं, स्त्री सैनिकाला त्यातल्या. या राइट. सो एक्चुअली ये पॉलिटिकल इशू है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड. और जैसे मैंने बोला इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत ही गहरा वास्ता होता है पॉलिटिकल इशू से. सो जैसे ही ऐसा कुछ पॉलिटिकल इशू होता है, क्योंकि कल जो प्रॉब्लम हुआ था तो सांसद में मतलब पार्लियामेंट में 4 लोगों की मौत हुई थी. 4 लोग हमें नॉर्मल आंकड़ा समझ में आ रहा है. सो इट वाज फाइट बिटवीन ट्रम्प्स फॉलोअर्स एंड जो बिडेन्स फॉलोअर्स. ओके. और तो कौन सा अच्छा है कौन सा करेक्ट है ये हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन द एक्ट ऑफ डूइंग दिस जो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, वी कैन से लाइक दैट. तो ऐसे अमेरिका में ऐसा एक्ट होना ये इंटरनेशनली बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डालता है एक ओवरऑल कंट्रीज में, ओवरऑल वर्ल्ड में, क्योंकि अमेरिका का सभी देशों से बहुत ज़्यादा ट्रेड चलता है. दिस इज़ लाइक अ सुपर पावर. अमेरिका इज़ लाइक फॉर वर्ल्ड. एंड अब ऐसे टाइम में इसका इंटरनेशनल ट्रेड पे क्या प्रभाव होगा, क्या इम्पैक्ट होगा और कैसे कुछ एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, कम होंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेंगे, ये हमें बहुत ही व्हाट वी कैन से वेरी डीपली देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका डेफिनेटली मार्केट पे बहुत ज़्यादा असर होता है. जैसे कि सेंसेक्स मार्केट इंडिया में है, वैसे ही डाउ जोन्स का मार्केट वहाँ पर है, तो उनके शेयर मार्केट पर प्रॉब्लम होगा. अगर अमेरिका के शेयर मार्केट पे प्रॉब्लम होता है तो इंडिया में होगा और सभी कंट्रीज में होगा, क्योंकि डेफिनेटली हम जब इंटरनेशनली कुछ डील करते हैं वी डील इट इन यूएसडी, दैट इज यूएस डॉलर्स. तो करेंसी में प्रॉब्लम होगा, इंटरनेशनल ट्रेड पे प्रॉब्लम होगा. और ये बहुत ही संजीदा मामला है, क्योंकि एक बड़ी से बड़ी डेमोक्रेसी जो सुपर पावर कहलाती है वहां पर ऐसा होना दैट्स नॉट वेरी गुड. इट्स रियली सैड, सोशली भी, पॉलिटिकली भी, और अगर आप देखें तो साइकोलॉजिकली भी. तो इलेक्शंस के बाद फिर भी एक रिजल्ट्स को एक्सेप्ट ना करना, दिस इज काइंड ऑफ थिंग दैट वी आर बिकमिंग एज ए ह्यूमन इंटॉलरेंट बन रहे हैं हम. अगर हमारे अगेंस्ट कोई जाता है वी कांट एक्सेप्ट दैट. It is like this kind of nature that we are gaining, and which is very sad for us. Okay. So please stay tuned for such news. अगर आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में पढ़ने का भी ट्राई कीजिए. और हम आज के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं, फिर से कंटिन्यू नहीं करना है. हम कल मिलते हैं. ओके बाय, हैव अ नाइस डे अहेड. ज़्यादा बारिश में मत भीगना, अभी के लिए तो बंद हुआ है, लेकिन फिर भी हैव अ नाइस डे अहेड. ओके. But keep thinking about such news and such things and how it affects international trade.